बच्चों, मैं वंदना शर्मा कक्षा 8 को पढ़ा रही हूँ और आज अपन पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह पर हम पहुंच जाएंगे। हम 5 मित्र जो थे, जो हमें पन्ना से हम लोग सतना के लिए जाना था हमें और जबलपुर पहुंचना था। यह ट्रेन कब पहुंचती है? सुबह पहुंचती है। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं। यही बस डाकिन है। बस में देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। कोई ने कहा कि ये बस क्या कहते अंधविश्वास है। कोई ने बोला कि ये बस डाकिन है, रास्ते में डाकू मिलते हैं। हमने बस की ओर निगाह डाली तो क्या कहते एक श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई बस थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, वो जर्जर हालत में थी। वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग थी, उन पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। उसकी हालत ऐसी ख़राब थी कि उसमें हम सवारी कर ही नहीं सकते थे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है कि नहीं। हम लोगों ने उससे पूछा यह बस चलती हुई है कि नहीं, क्योंकि उसकी हालत ऐसी हो रही थी इसलिए। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा हम वही तो देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? हमने उनसे व्यंग स्वरूप कहा कि इसकी हालत ऐसी है, ये अपने आप चलेगी कि धक्का देना पड़ेगा, ये हमारा मतलब था। तो वो बोले गजब हो गया, ऐसी बसें अपने आप ही चलती हैं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं, नई चीज़ों पर विश्वास नहीं कर सकते, मतलब नई बस पर विश्वास नहीं करते। यह बस अनुभवी पुरानी है, इसलिए हम इसमें चलेंगे। यह हमें अपने बेटों की तरह अपनी गोद में बिठाकर लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं आना जाना तो लगा ही रहता, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। हम बैठ गए। जो लोग छोड़ने आए थे वो हम लोगों को इस बस में बैठने पर ऐसे देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता, क्योंकि उनका मतलब था कि इस बस का कुछ भरोसा नहीं है। जो आता है वो जाएगा भी, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फ़कीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल क्या कहा जाए, कांच भी कम थे, 2-4 दिख रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए कि क्या भरोसा किसके कांच निकल के ना गिर जाएं और हमें चोट लग जाए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी।
उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरों से असहयोग कर रहा था। बस की हालत ऐसी थी कि क्या कहते, ऐसा लग रहा था कि कब ये बंद ना हो जाए, कब इसमें क्या खराबी निकल आए। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था मतलब वो इतनी ढीली हो रही थी कि उसकी स्प्रिंग कहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कब स्प्रिंग निकल के अलग ना हो जाए। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी लगाती है। बसों की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मेरी कंडीशन ऐसी थी, स्थिति ऐसी थी बस में बैठकर कि ऐसा लग रहा था कि कब बस के ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकती है। और बाहर का जो दृश्य था बस के बाहर का बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे चहचहा रहे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। वो क्यों समझ रहा था? ऐसा लग रहा था कि कभी बस इनसे टकरा ना जाए और फिर बंद ना हो जाए, कोई खराबी ना आ जाए। एक पेड़ निकल जाता तो दूसरा पेड़ आ जाता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब बस रुक चुकी थी, है ना। और जो बस में बैठे हुए लोग कह रहे थे नहीं बस तो अच्छी है, ये तो अपने भाग्य की बात है कि ये बंद हो गई है। छीन चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बस पुरानी हो चुकी थी तो हमें ये अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि हम इस बस में क्यों आए, लदकर क्यों बैठकर आए। अगर ये यहीं समाप्त हो गई, बस चालू नहीं हुई, तो हमें इसकी यहीं इसी क्या कहते जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। बस फिर से आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब उसकी स्पीड कम हो चुकी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब धीरे धीरे उसकी बस की लाइट भी कम होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी रात में टटोल कर वह रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, हम अपनी तो अब उम्र ही नहीं रही। अब कोई गाड़ी सामने से आती तो चूंकि इसकी अब लाइट स्लो थी तो वह साइड में खड़ा कर लेता ड्राइवर तो और दूसरी बस को निकलने देता। ऐसा लगता कि वृद्धा कह रही हो
कि बेटी आप निकल जाओ, हमारी उम्र तो अब आपसे रेस लगाने की नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थी कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब हम एक पुलिया के ऊपर से पहुँचे ही थे तो उसका एक टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उस तर्क में ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इसी आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर वह बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता वहाँ बेचारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गए पर टायर नहीं बदला। यह बात क्यों कही जा रही कि उस कंपनी का जो हिस्सेदार था वो उसमें सफ़र कर रहा था और वो कह रही थी नहीं, बस तो अच्छी हालत में है, ये चलेगी, बहुत अच्छी चलती है। अब देखा तो ये पंचर भी हो गई थी हैं। तो ऐसा लग रहा था कि इसे सब कुछ पता होते हुए भी ये अपनी जान जोखिम में डालने चला आया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब दूसरा टायर बदला, फिर बस फिर चली। अब हमने इस वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। दूसरा घिसा टायर लगाने के बाद बस फिर चल पड़ी और अब हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम पन्ना कभी टाइम से पहुंच पाएंगे या कभी पहुंच भी पाएंगे। अब हमने सोचा कि अब तो हम पता नहीं किस लोक को प्रयाण कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर भी कोई मंजिल है कि नहीं। इस पाठ के लेखक थे, फेमस लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, यहाँ पर अपना पार्ट 3 ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ बाकी एक्सरसाइज लेकर मैं वंदना शर्मा आपके पास फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए